लापता लोगों के सच्चे केसेस मिसिंग 411 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट से कुछ और लापता लोगों के बारे में सुनेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्लेयर बेंसन, तारीख 24 जुलाई 1934, जगह क्रॉमवेल कनेटिकट, उम्र 21 महीने। मिस्टर और मिसेस जीएम बेंसन क्रॉमवेल कनेटिकट के एक रूरल एरिया में रहा करते थे। उस दिन मिसेस बेंसन ने क्लेयर को अपने बैकयार्ड में बिठा दिया था ताकि वो वहाँ खेलती रहे और वो घर के अंदर कुछ काम करने चली गई। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि क्लेयर वहाँ से गायब थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसियों को इसके बारे में बताया। जब पड़ोसी भी उसे ढूंढने में नाकाम रहे तो पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। मिसेस बेंसन ने जब पुलिस को इसके बारे में बताया तो वो ब्लडहाउंड कुत्तों को लेकर आए और तलाश शुरू की गई। कुछ ही देर में वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो गए और वो सब लड़की की तलाश करने लगे, लेकिन ज़ोरों से उसका नाम पुकारने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। क्लेयर के गुमशुदा होने के करीब 24 घंटों बाद एक खोजी कुत्ता अपने ट्रेनर को क्लेयर के घर से काफ़ी दूरी पर ले गया, लेकिन उस खोजी ने वहाँ पर तलाश नहीं की क्योंकि उसने सोचा कि ये जगह क्लेयर के घर से काफ़ी दूर है और एक छोटी सी बच्ची इतनी दूरी पर नहीं आ सकती, और ये इलाका भी काफ़ी बीहड़ था और आसपास चारों तरफ बड़े बड़े तालाब और दलदली इलाका था, इसलिए उस खोजी ने यहाँ पर खोजबीन नहीं की। लेकिन इसके कई घंटों बाद एक दूसरे नौजवान खोजी ने यहाँ पर खोज की और उसे आखिरकार वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही क्लेयर मिल गई। क्लेयर जब मिली तो वो नग्न अवस्था में थी, जबकि वो गायब हुई तो उसने एक सन सूट पहना हुआ था। खोजकर्ताओं ने बाद में बताया कि क्लेयर अपने घर से 2 मील की दूरी पर मिली थी। इतनी छोटी सी लड़की उस दलदली इलाके में इतनी दूर तक कैसे पहुंची, इस बात का वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके, और वो सनसूट भी जो उसने पहना हुआ था वो कभी नहीं मिला। केस समरी। इससे पहले मैंने आपको बॉबी कॉनर के केस के बारे में भी बताया था। कॉनर और बेंसन दोनों के केस काफ़ी सिमिलर है। दोनों ही बच्चे 21 महीने के थे। दोनों ही दलदलों के पास रूरल एरिया में रहा करते थे और दोनों ही के बारे में खोजकर्ता बता नहीं सके कि आखिर वो अपने घर से इतनी दूर कैसे गए थे। दोनों ही बच्चों के कपड़े भी गायब थे और दोनों ही ऐसी जगहों पर मिले थे जहां पहले भी तलाश की जा चुकी थी। लुइस डंटन, तारीख 7 अक्टूबर 1947, जगह फिट्सविलियम, न्यू हैम्पशायर, उम्र 3 साल। फिट्सविलियम, न्यू हैम्पशायर एक रूरल एरिया है जो मैसाचुसेट्स के बॉर्डर से 10 मील की दूरी पर पड़ता है। यह इलाका ग्रीन माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट के आसपास है। डंटन के घर के आसपास दर्जनों झीलें हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से 8 मील के अंदर ही 5 स्टेट फॉरेस्ट भी है। 10 अक्टूबर 1947 को मिसेस आर्थर डंटन अपने 12 बच्चों को डिनर के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन तभी उन्होंने पाया कि लुइस घर पर नहीं था। परिवार ने उसे बैकयार्ड में चेक किया जहाँ पर वो खेल रहा था, लेकिन वहाँ भी वो नहीं मिला। जल्द ही चेशायर काउंटी शेरिफ को मदद के लिए बुलाया गया। कुछ ही देर में लोकल पुलिस के साथ साथ स्टेट पुलिस भी यहाँ पर बच्चे को तलाश करने के लिए आ गई थी। रात 10 बजे तक करीब 1000 लोग लुइस को तलाश करने में लग गए थे। कई सारे लोगों ने हाथ में टॉर्चेस ले रखी थी और वो लड़के का नाम चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। देर रात 1 बजे शेरिफ आर्थर जेनिसन डेंटन के घर पर आए, जिन्हें हाल ही में नया खोजी कुत्ता क्वीनी मिला था।
शेरिफ ने क्वीनी को लुइस के पुराने जूते सुंघाए, जिसके बाद कुत्ता दौड़ गया। कुत्ते ने जो रास्ता लिया था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो रास्ता 2 मील तक सीधे दलदली इलाके से जाता था। पुलिस और न्यूज़ रिपोर्टर्स जो कुत्ते का पीछा कर रहे थे, उन्हें इस इलाके में चलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात 2 बजे कुत्ता एक छोटे से शिकारी पगडंडी पर पहुंचा। ये इलाका दलदलों से कुछ फीट दूरी पर था और फिर वो घनी झाड़ियों के पास जाकर रुक गया। पगडंडी से हटकर थोड़ी दूरी पर घनी झाड़ियों में जब शेरिफ ने अपनी टॉर्च को चमकाया तो उन्होंने वहां पर नग्न अवस्था में लुइस डंटन को बैठा हुआ पाया। लुइस को जब पहली बार देखा गया, उसी लम्हे पर एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उसकी तस्वीर ले ली। ये तस्वीर 1947 में वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ एक्शन फोटोज़ में से थी और इसने अवार्ड भी जीता था। लुइस डेंटन की इस तस्वीर के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने यह छापा था कि लुइस जब मिला तो उसने थोड़े बहुत कपड़े पहन रखे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हो कि लुइस पूरी तरह से नग्न था। इस तस्वीर में लुइस के दोनों पैर पत्तों से ढके हुए देखे जा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे प्रकृति ने इसके लिए पत्तों के रूप में ये कंबल बनाया हो। अगले दिन के अखबार में शेरिफ जेनिसन का एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनके लिए भी रहस्य है कि आखिर लुइस ने अपने कपड़े क्यों उतारे थे। उनकी थ्योरी ये थी कि शायद लुइस को लगा हो कि जब रात हो गई थी तो ये अब सोने का वक्त है, इसलिए उसने अपने कपड़े उतार लिए होंगे। लेकिन असल में क्या हुआ, इसके बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। कई सारे रिपोर्टर्स ने लुइस का इंटरव्यू लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने सही से कोई जानकारी नहीं दी। जब रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछते थे तो वो बस मुस्कुराता रहता था। उसके लिए ये सब कुछ एक मजाक जैसा था। कुछ आर्टिकल्स में ये भी लिखा है कि लुइस जंगल में ब्लूबेरीज इकट्ठा कर रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लुइस ने उस दलदली इलाके में 8 घंटों के अंदर 2 मील की दूरी कैसे तय कर ली थी। कई आर्टिकल्स ने यह भी लिखा था कि लुइस जब मिला तो उसके जिस्म पर खरोंचों के निशान थे, लेकिन फोटो में यह सब कुछ देख पाना मुमकिन नहीं है। माइकल फाउंटेन, तारीख 30 मई 1949, जगह ईस्टमैन, क्वेबेक, कनाडा, उम्र 6 साल। फाउंटेन के केस को इस चैप्टर में इसलिए लिया गया है क्योंकि ये इलाका चेन ऑफ पॉन्ड मेन से करीब 30 मील की दूरी पर है, जहाँ से कर्ट न्यूटन गायब हुआ था और वो कभी नहीं मिला था। माइकल फाउंटेन अपने फैमिली फार्म पर था जब वो गायब हुआ। इस केस को 1000 वॉलंटियर्स के साथ पुलिस चीफ एडमंड रुइक्स लीड कर रहे थे। 1 हफ्ते तक वो उसे तलाश करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। 7 जून के ओटावा सिटीजन नाम के अखबार के आर्टिकल में लिखा है, झाड़ियों के पास छोटे पैरों के निशान मिले हैं। पुलिस चीफ के मुताबिक ये निशान ताज़े लगते हैं और इस इलाके में दूसरे बच्चों का होना मुमकिन नहीं है। कई दिनों तक इसके अलावा खोजकर्ताओं के हाथ और कुछ नहीं लगा। 11 जून के ओटावा सिटीजन के एक आर्टिकल के मुताबिक उस इलाके में लड़के की गुमशुदगी को लेकर कई सारे रूमर्स चल निकले थे, लेकिन ये रूमर्स क्या थे इसके बारे में पेपर में नहीं लिखा गया है। उसी आर्टिकल में चीफ रुइक्स का एक स्टेटमेंट भी छपा था, जो मैं मानता हूँ काफ़ी बढ़िया था। वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, लोकल खोजबीन स्ट्रिक्टली जारी है और ये तब तक जारी रहेंगी जब तक हम लड़के की लाश नहीं ढूंढ लेते। आखिरकार 11 जून को एक खबर छपी जिसके मुताबिक माइकल फाउंटेन की डेड बॉडी ट्यूसडे के दिन उसके घर से 2 मील की दूरी पर एक दलदली इलाके में मिली थी। पुलिस के मुताबिक उसकी आधी बॉडी कीचड़ में धंसी हुई थी। माइकल की लाश को पैथोलॉजिस्ट के पास एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, जिसका रिजल्ट ये आया कि फाउंटेन ठंड और थकावट की वजह से पहली रात में ही मर गया था। पुलिस के मुताबिक लड़का अपने घर से भाग गया था और वो एक ब्रिज से होता हुआ छोटी झाड़ियों में पहुंचा, जहां पर वो दलदल में गिर गया और फिर वो वहीं पर मारा गया। केस समरी। मुझे इस केस के बारे में कई सारे पहलुओं पर यकीन नहीं है।
ये बात मेरी समझ नहीं आती कि एक 6 साल का लड़का जो इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ था, वो अचानक अपने घर का रास्ता भूल जाता है और फिर वो दलदल में जाकर मारा जाता है। जहाँ पर वो दलदल था उसके आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी घास थी और मैं मानता हूँ कि एक 6 साल का बच्चा ये समझ सकता है कि ये घास फूस वाला रास्ता उसके घर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। मैंने अपनी रिसर्च में कई सारी कहानियों के बारे में पढ़ा है जहाँ पर डॉक्टर्स मौत की वजह थकावट और सर्दी बताते हैं। थकावट तो बिल्कुल वाहियात वजह है और मुझे नहीं लगता कि आजकल फिजिशियंस थकावट को मौत की वजह मानते हैं। इस केस की रिसर्च करते हुए मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिससे पता चलता है कि खोजकर्ता उसे 5 मील के दायरे में ढूंढ रहे थे, जो कि काफ़ी बड़ा अहाता है। इनफैक्ट लड़के की खोज करते हुए एक खोजी तो खुद ही भटक गया था। माइकल अपने पिता के फार्म से 2 मील की दूरी पर मिला था। इमेजिन करिए कि एक 6 साल का बच्चा जो भटक जाता है और आसपास उसके कई सारे खेत हैं और उन खेतों में कुछ की लाइट्स भी जल रही है, तो क्या वो बच्चा वहाँ पर नहीं जाएगा? जी हाँ, उस इलाके में कुछ खेत ऐसे भी थे जहाँ पर बड़ी बड़ी रोशनी की बत्तियाँ लगी हुई थी और वहाँ पर लोग भी थे। तो आखिरकार वो लड़का मदद के लिए उनके पास क्यों नहीं गया? जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया था कि वो सर्दी की वजह से मरा था, तो अगर उसे ठंड लग रही थी तो आखिर उसने कोई बसेरा क्यों नहीं ढूंढा? ये लड़का जिन हालात में मरा था वो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता और जिस तरह की एक्सप्लेनेशन पुलिस और डॉक्टर्स ने दी थी वो तो और भी ज़्यादा अजीब थी। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि इस लड़के के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत भयानक था। निकोल रेनॉल्ड, तारीख 3 जून 1950, जगह बोर्गलारेन, क्वेबेक, उम्र 3 साल। निकोल अपनी मां के साथ बोर्गलारेन में अपने समर होम पर ठहरी हुई थी। इस घर का पिछला हिस्सा एक घने जंगल में खुलता था। निकोल के पेरेंट्स ने उसे जंगल के खतरों से आगाह किया था और वो जानती थी कि जंगल में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। 3 जुलाई 1950 को निकोल अपनी एक दोस्त के यहाँ पर खेल रही थी। निकोल और उसकी दोस्त बैकयार्ड में ही थे कि अचानक निकोल उठकर जंगल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही उसकी सहेली ने ये सब देखा तो वो अपनी माँ के पास गई और उसने अपने माँ से कहा, मम्मी, निकोल जंगल की ओर निकल गई है। उस लड़की की माँ ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से बाहर आई और वो निकोल को ढूंढने लगी। वो काफ़ी दूर तक जंगल में भी दौड़ गई थी, लेकिन उन्हें निकोल कहीं भी नज़र नहीं आई। वो महिला फिर निकोल की माँ के पास गई और उन्हें सारा माजरा सुनाया और इसके बाद वो दोनों महिलाएं जंगल में निकोल को ढूंढने लगी। लेकिन 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी जब उन्हें निकोल कहीं नज़र नहीं आई तब उन्होंने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। अगले 3 दिनों तक रेनॉल्ड के घर और उसके आसपास के इलाके में करीब 1000 लोगों ने खोजबीन की। इस पूरे समय में बस उन्हें एक ही निशान मिले जो कहा जाता है कि किसी भालू के थे और ये निशान जंगल के अंदर 1500 फीट दूर थे। खोजियों को न कभी कोई भालू मिला और ना ही कभी भालू के पैरों के निशान उन्हें घर के आसपास कहीं दिखाई दिए। इसके बावजूद भी 6 जून 1950 के एक आर्टिकल से पता चलता है कि पुलिस ने निकोल रेनॉल्ड की खोजबीन बंद कर दी क्योंकि उन्हें यकीन था कि लड़की भालू के हमले की शिकार हुई है। यहाँ के निवासियों के मुताबिक यहाँ पर भालू तो थे, लेकिन हाल में किसी ने भी भालुओं को देखा नहीं था। पुलिस ने भालुओं के हमले के बारे में यहाँ पर पूछताछ की थी, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जहाँ पर भालुओं का हमला देखने को मिला हो। 8 जून 1950 को एक अखबार में निकोल की मां का बयान छपा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया है। केस समरी। जब मैंने इस केस के बारे में अच्छे से छानबीन की तो तब मुझे रेनॉल्ड फैमिली के लिए बहुत बुरा लगा। क्वेबेक की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को सही से नहीं किया था। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने मान लिया था कि निकोल को किसी भालू ने खा लिया है, जबकि इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई भी सबूत नहीं था।
उन्हें ना ही कोई खून मिला, ना ही निकोल के अवशेष और ना ही उसके कपड़े वगैरह जिनसे पता चलता हो कि उस पर किसी भालू ने अटैक किया था। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर भालुओं के हमले की कोई रिपोर्ट भी नहीं आई थी। न घर के आसपास कोई भालुओं के निशान थे और ना ही किसी पड़ोसी ने यहाँ पर हाल में किसी भालू को देखा था। इस इलाके में काले भालू होते हैं और वो इतने ज़्यादा आक्रामक नहीं होते। काले भालुओं का इंसानों पे हमला करना ये ज़्यादातर सुनने में नहीं आता है। दूसरी गलती जो पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान की वो ये थी कि उन्होंने महज 3 दिन के अंदर खोजबीन को बंद कर दिया था। उनके पास खोजबीन के लिए हज़ारों लोग, एयर सपोर्ट टीम और सारे संसाधन थे। बावजूद इन सब के उन्होंने एक 3 साल की बच्ची को ढूंढने के लिए महज 3 दिन का ही समय तय किया था। 6 जून 1950 सेनेगेटी गैजेट में एक आर्टिकल छपा जिसके अंदर लिखा था कि खोजियों को कपड़े का एक टुकड़ा मिला है जो कहा जा रहा है कि निकोल की ड्रेस का है। लेकिन इस एक आर्टिकल के अलावा मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े उन सभी में यही लिखा था कि खोजियों को लड़की का कोई सुराग नहीं मिला था। मेरा मानना है कि पुलिस को ये समझना चाहिए था कि आखिर निकोल रेनॉल्ड जंगल में गई ही क्यों थी और आखिर निकोल की मां को ऐसे क्यों लगा कि उसका अपहरण किया गया था। वो पड़ोसी महिला और निकोल की मां तुरंत ही निकोल को ढूंढने के लिए निकल गई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें निकोल कहीं दिखाई नहीं दी। अगर निकोल को कोई भालू उठाकर ले गया था तो उन महिलाओं को कोई भालू या उसके निशान क्यों नहीं दिखाई दिए। निकोल की दोस्त के मुताबिक निकोल खुद से जंगल की तरफ गई थी। ऐसे में अगर कोई भालू होता तो निकोल उस तरफ जाती ही क्यों। इस केस को लेकर मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े उनमें से किसी में भी ये नहीं लिखा था कि पुलिस ने खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया हो। अगर कोई भालू था तो वो उसकी गंध सूंघने के लिए उन खोजी कुत्तों का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर कोई भालू होता तो कुत्ते उसका पता लगा सकते थे। लेकिन ऐसे लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर कुत्तों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि इस केस में भालू का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं। डायाना एबॉट, तारीख 6 जुलाई 1956, जगह हेब्रॉन, मेन, उम्र 2 साल। 6 जुलाई दोपहर 2 बजे हेलेन एबॉट ने अपनी बेटी डायाना के रोने की आवाज़ अपने बैकयार्ड से आती हुई सुनी। वो अपने दूसरे बच्चे के साथ बिजी थी इसलिए वो तुरंत उसके पास नहीं जा सकी। जब उसे घर के अंदर बच्चे से फुर्सत मिली तो वो डायाना को देखने बैकयार्ड में गई, लेकिन डायाना वहाँ से गायब थी। एबॉट के बच्चे आसपास में डायाना को ढूंढने लगे लेकिन उन्हें डायाना कहीं भी नज़र नहीं आई। जब उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया कि डायाना आसपास नहीं है तब उन्होंने शेरिफ को कॉल किया। एबॉट्स का घर एक बिल्कुल ही रिमोट एरिया में था। वो कार्ले पुल्किन फार्म पर रहते थे। इस फार्म के पास एक हाईवे था और आसपास में कई सारे दलदल, घनी झाड़ियाँ और जंगल मौजूद थे। डायाना एबॉट के गुमशुदगी के 24 घंटों के अंदर 1000 लोग मेन के जंगलों में उसकी खोजबीन कर रहे थे। इतने सारे खोजकर्ताओं के होते हुए भी डायाना का नाम मिलना ये सभी को अचंभे में डाले हुए था। इस केस को लेकर मैंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाल लिए, लेकिन उन सबको देखते हुए ऐसे लगता है कि डायाना कभी मिली ही नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी लापता लोगों की कुछ सच्ची कहानियाँ। अगर आपको ये केसेस और मेरा नरेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी फरमाइशें कमेंट सेक्शन में देते रहें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।